नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विशाल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डी ब्लॉक के तत्व। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले डी ब्लॉक की डेफिनेशन करवाने वाला हूँ। ये देखिए डी ब्लॉक के तत्व आपके सामने प्रस्तुत है। डी ब्लॉक के तत्व इसके जो है बाईं ओर एस ब्लॉक है और दाईं ओर पी ब्लॉक है, और जो डाउन के अंदर क्या है, एफ ब्लॉक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक क्या है? डी ब्लॉक डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि डी उपकोष पूर्ण भरे हुए नहीं होते। डी उपकोष पूरे भरे हुए नहीं होते, लेकिन जिंक Zn, मरकरी Hg, कैडमियम Cd, इन तत्वों का डी उपकोष जो है पूर्ण भरा हुआ आता है। इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। यह संक्रमण धातु तत्व नहीं माना जाता, क्योंकि ये सभी धात्विक लगभग ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो धात्विक प्रकृति के होते हैं, इसीलिए संक्रमण धातु तत्व नहीं माना जाता। ये जो जिंक है, Hg है और Cd कैडमियम है। डी ब्लॉक के तत्वों की शुरुआत होती है 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D ऐसे चलती जाती है। ठीक है, 3D से स्टार्ट होती है। डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना, मानक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-d1 ns^1 to 2। ठीक है, 1 से 2 तक। अभी जो तत्व आ रहा है आपके सामने डी ब्लॉक के तत्व जो 21 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक 21। परमाणु क्रमांक 21 है, तत्व का नाम है स्कैंडियम Sc। ठीक है, इसका प्रतीक Sc है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 1 4s2। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, आगे वो जो 22 वाला एलिमेंट है उसके लिए जो टाइटेनियम है Ti, उसके लिए मैंने क्या किया, इसके जो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक जो आर्गन का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लिया। ठीक है, तो मैंने आर्गन 18 लिख दिया केवल। फिर उसके आगे 3D 4s की श्रेणियाँ लिखता जाऊँगा, जैसे वेनेडियम के लिखा, क्रोमियम का लिखा। लेकिन क्रोमियम में क्या है, ये अर्धपूरित विन्यास है, स्थायित्व है। अर्धपूरित स्थायित्व को प्रतिष्ठित करने के लिए S से एक इलेक्ट्रॉन D में ले लेता है, इसलिए आर्गन 18 3D5 F4s1 हो जाता है। मैग्नीशियम इसी प्रकार है, मैग्नीज इसी प्रकार है, और जो है ये आयरन भी है, कोबाल्ट भी है, निकल है, और कॉपर में देखिए, कॉपर है ना, पूर्ण पूरित कक्षक का स्थायित्व प्राप्त करने के लिए S से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अंततः ये 3D10 4s1 होता है। जिंक का देखिए, आर्गन 3D10 4s2 है। डी ब्लॉक तत्वों के गुण अब देखेंगे। डी ब्लॉक तत्वों के क्या क्या गुण हैं। इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, ये तो इसकी डेफिनेशन है। डी ब्लॉक के तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? मेटेलिक नेचर के होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक का गुण रखते हैं। द कैटलिस्ट क्वालिटी गुण जो है वो रखते हैं। ये तत्व एक से अधिक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व है ना, एक से अधिक यानी अलग अलग प्रकार की जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये तत्व रंगीन प्रकृति के होते हैं। ये तत्व क्या होते हैं? रंग देते हैं। क्या देते हैं? रंग देते हैं, कलरफुल नेचर के होते हैं। ये तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। इस ब्लॉक के सदस्यों में तत्वों के गुण की समानता क्षैतिज रूप में पाई जाती है। ये जो लिखा है ना, मिश्र धातुओं जो धातुओं का निर्माण करते हैं, तो हमारा जो पीतल बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? तांबा और जिंक से, यानी कॉपर और जिंक को मिलाने पर क्या बनता है? पीतल प्राप्त हुआ है। पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है, अभी हम देखिए डी ब्लॉक के तत्व आपके सामने हैं, लिखे हुए हैं। परमाणु क्रमांक 21 से लेकर अलग अलग हैं थोड़ा, 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर 39 से स्टार्ट होता है, 48 तक जाता है,
ये आवर्त में है, ठीक है, आवर्त में है। इसके आवर्त कितने हैं? 1 2 3 4 आवर्त हैं, और वर्ग कितने हैं? 10 वर्ग हैं, ठीक है, 10 वर्ग हैं। और 20 देखिए 39 से 48 तक, और लेंथ एन एम श्रेणी है 57 से 80 तक। फिर 21 ये बीच बीच में है, 104 105 106 107, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। ये तत्व इनके क्वालिटी हैं, ये गुण ही हैं। ये तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। ये तत्व अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखिए, परमाणविक आकार या परमाणविक त्रिज्या। अभी परमाणुविक आकार और परमाणुविक त्रिज्या डी ब्लॉक तत्वों की कैसी होती है जानेंगे। किसी परमाणु के नाभिक में बाह्यतम कोश से बीच की दूरी का आधा मान परमाणुविक त्रिज्या कहलाता है। किसी परमाणु के नाभिक के बाह्यतम कोश के से बीच की दूरी का मान परमाणुविक त्रिज्या। अच्छा, ये ऐसे लिखा हुआ है। बाकी रियल डेफिनेशन ऐसी होती है कि कोई एक ही तत्व के दो परमाणु होते हैं और वो पास पास होते हैं, और उन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाती है? परमाणुविक त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। किसी आयन की त्रिज्या आयनिक त्रिज्या होती है, यानी कोई दो आयन की त्रिज्या, जैसे सोडियम सोडियम आयन की त्रिज्या। डी ब्लॉक के तत्व में स्कैंडियम जिंक तक चलने पर सर्वप्रथम परमाणु आकार में क्या आती है? कमी आती है, डिक्रीज, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होने लगती है? वृद्धि होनी थी। उसके बाद परमाणु आकार लगभग समान होता है। फिर उसके बाद है ना वृद्धि, यानी इंक्रीजमेंट आता है, और वृद्धि का कारण रहता है प्रिडक्शन प्रभाव, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। आयनन एंथैल्पी, किसी विलगित गैस या परमाणु की निम्नतम अवस्था से किसी एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में खर्च ऊर्जा ही आयनन एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। यानी किसी एक परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। यह आयनन एंथैल्पी क्या होती है? परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू द एटम साइज, ठीक है, आयनन एंथैल्पी का मान। और हमें ये पता है आकार जो है नाभिकीय आवेश के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। परमाणुओं का आकार होता है ना, जितना अधिक आकार होगा ना, बड़ा आकार होगा तो उतना ही कम नाभिकीय आवेश होगा, जितना अधिक नाभिकीय आवेश होगा उतना ही कम परमाणु आकार होगा। अंदर स्कैंडियम जो है 21 परमाणु क्रमांक से 30 जिंक तक आयनन एंथैल्पी का मान लगभग बराबर रहता है, क्योंकि आयनन ऊर्जा समान रहती है। ये 6 इलेक्ट्रोवोल्ट से 10 इलेक्ट्रोवोल्ट के मध्य मध्य रहती है। 3D/4s के ऊर्जा स्तर लगभग बराबर है। आयनन एंथैल्पी व्युत्क्रमानुपाती ऑफ 1 बाय परमाणु आकार। सर्वप्रथम आयनन एंथैल्पी में वृद्धि, फिर बराबर, और अंत में कमी होती है। ऑक्सीकरण अवस्था, द ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम से जिंक तक चलने पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन। हमें देखा है जिस प्रकार हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा वहाँ पर युग्मन ही बढ़ रहा था। ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेटस क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेटस। तो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित होती है। हमने ये पहले क्वालिटी में पढ़ लिया। स्कैंडियम +3, कॉपर +1, क्रोमियम +1, जिंक +2, Fe+2। स्कैंडियम का +3 में स्थायित्व रहता है क्योंकि यह निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करना चाहता है। द इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ स्कैंडियम आर्गन 18 3D14s2। इसे मैंने ये जो है ना परमाणविक कक्षक उनमें भरा है, इलेक्ट्रॉनों को भरा है। तो 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट तो है इसकी +1, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है 6। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दे और सेट हो जाए किसी के साथ, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से। अभी 6 इलेक्ट्रॉन लेने वाला काम तो बहुत हार्ड हो जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा आयनन एंथैल्पी खर्च हो जाएगी, या इसकी लब्धि जो है वो ज़्यादा होगी। जबकि ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या हो सकता है? पॉजिटिव बन सकता है, धातु बन सकता है। स्कैंडियम अपने आप अधिक स्थायी होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है? दान कर देता है। 3 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3। इसका स्थायित्व सबसे अधिक +3 में रहता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन s वाले भी चले जाते हैं। आर्गन 18 यानी अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करे। मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 प्रदर्शित करता है। और ये जो मैग्नीज है इलेक्ट्रॉन का, अच्छा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का युग्मन बराबर होता है। स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है। इसके बाद जिंक से लेकर जिंक तक ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है? कमी होती है। जिंक सबसे कम ऑक्सीकरण स्टेट रखता है +2। जिंक सबसे कम ऑक्सीकरण स्टेट एक केवल +2 रखता है।
ऑक्सीकरण अवस्था जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे सहसंयोजी गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। जबकि किसी तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है तो उसके आयनिक लक्षणों में क्या आती है, कमी आती है। अच्छा, ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है तो आयनिक गुण बढ़ते हैं। अच्छा, आयनिक गुण आते हैं मतलब आयनिक गुण बढ़ते हैं, यानी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़े तो सहसंयोजी गुण बढ़े, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़े तो आयनिक गुण घटे, सहसंयोजी गुण बढ़े। ऑक्सीकरण अवस्था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सहसंयोजी लक्षण, यानी कोवलेट बॉन्डिंग जो है लक्षण है हमारे पास, वो ऑक्सीडेशन स्टेट के समानुपाती हैं। और ऑक्सीकरण अवस्था इज डायरेक्टली इम्प्रोपोर्शनल टू 1/, आयनिक गुण मतलब इसके व्युत्क्रमानुपाती है। अब आगे के पॉइंट को देखते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन व ऑक्सीजन अपने छोटे आकार के कारण, अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण ये संक्रमण धातुओं में क्रिया करके अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, और उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था के कारण इनका स्थायित्व अधिक होता है। संक्रमण धातुएं ऑक्साइडों की ऑक्सीजन अवस्था बढ़ने के साथ साथ उनके अम्लीय गुणों में भी वृद्धि आती है, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ स्थायित्व बढ़ता है और संक्रमण धातुओं की ऑक्सीडेशन स्टेट अम्लीय गुणों के प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होती है। तो ऑक्सीकरण अवस्था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, अम्लीय गुणों के समानुपाती होती है। अभी देखिए 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए सही लिखा है, याद करने की भी ट्रिक दे देते हैं आपको। याद करने का तरीका है, शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगल कर जिंदा हूँ। ठीक है, ये ट्रिक लगा सकते हो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक को याद करने के लिए। 21 से 30 तक परमाणु क्रमांक के तत्व हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप थोड़ा याद कर सकते हो, मुख्यतः क्रोमियम और कॉपर का पूछा जाता है, क्योंकि इनमें क्या रखा है कि ये अर्धपूरित और पूर्णपूर्णित विन्यास के कारण थोड़ा चेंज कर देते हैं। अभी आगे देखते हैं अपने धात्विक प्रकृति, डी ब्लॉक के तत्वों की धात्विक प्रकृति। अब संक्रमण धातुएं धात्विक प्रकृति की होती है क्योंकि संक्रमण धातुओं का डी उपकोष क्या रहता है, पूर्ण भरा हुआ नहीं होता, तथा संक्रमण धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, रिलीज, त्याग कर देती है। संक्रमण धातुओं में फलक केंद्रित FCC, काय केंद्रित BCC, षटकोणीय संरचना HCP और नामक संरचनाएं पाई जाती है। उत्प्रेरकीय गुण, कैटलिस्ट नेचर, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपरिवर्तित रहकर यानी स्वयं की मात्रा को अपरिवर्तित रखकर अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, अभिकारक उत्प्रेरक के साथ क्रिया करता है क्योंकि उत्प्रेरक के पास रिक्त उपकोष होते हैं, इसलिए ये इसके या इसमें इसके अभिकारक को सतह उपलब्ध करवाते हैं। अभिकारक को क्या है, एक स्टेट जो है अवेलेबल करवाते हैं तथा उत्पाद का निर्माण करते हैं, प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इसी कारण संक्रमण धातु में उत्प्रेरणी की गुण रखती है क्योंकि संक्रमण धातुओं के पास डी उपकोष रिक्त होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया N2 + 3S2, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन तत्वों को अगर क्या करवाया जाए, नाइट्रोजन गैस ले सकते हो या सॉलिड स्टेट में ले सकते हो, +3 हाइड्रोजन को Fe के साथ अगर क्रिया करवाई जाए तो 2NH3 अमोनिया प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, अमोनिया। और वनस्पतिक तेल को निकल के साथ अगर अभिक्रिया करवा दें तो वनस्पति घी प्राप्त होता है। ये अभिक्रियाएं थोड़ी जल्दी होती है, अगर बिना उत्प्रेरक लगाए करें तो बहुत ही लंबे समय में पूर्ण होती है। 3D जो संक्रमण श्रेणी है कि ऑक्सीकरण अवस्था तत्व दिया गया है अपने को, अपने थोड़ा और छोटा करते हैं इसको, ठीक है बस, ओके। S इलेक्ट्रॉन की संख्या, S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हो सकती है इसकी। स्कैंडियम के लिए S में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 है। टाइटेनियम के पास क्या है, 2 S में है और D में 2 है और ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 +4 हो सकती है। वेनेडियम के पास
2 इलेक्ट्रॉन s में और 3 इलेक्ट्रॉन d में उपस्थित है, इसके लिए +2 +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती है। क्रोमियम, इसके अंदर s में एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और 5 इलेक्ट्रॉन d में उपस्थित है, +2 +3 +6 हो सकती है इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैंगनीज, 2 इलेक्ट्रॉन s में उपस्थित है, 5 d में है और +2 +4 +5 +7, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है दिखाने वाला तत्व मैंगनीज है। Fe2 इसके पास s में है, 5 इसके पास क्या है, d में है, और +2 और प्लस सॉरी Fe के अंदर 2 s में है, 4 कहाँ है, डी के अंदर है, +2 और +3 आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। कोबाल्ट, कोबाल्ट के पास दो इलेक्ट्रॉन s में है और 3 इलेक्ट्रॉन d में है और +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। निकल के पास 2 इलेक्ट्रॉन s में है, 2 ही d के अंदर है, अंत ये +2 +4 जो दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कॉपर के पास 1 इलेक्ट्रॉन s में है और 0 है d के पास, d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये सब क्यों लिखा कि सर उसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन है डी में, बेटा ये आगे वाला है 4d है, 3d नहीं है। 3d में तो 10 हो गया, वो तो कंप्लीट है, उसका काम कंप्लीट है। उसके बाद क्या है, देखो देखिए ध्यान से देखिए, 3d 3d 4s 4d, अभी 4d के अंदर क्या है, फिलअप करना बाकी है ना इलेक्ट्रॉन, तो वो है, ठीक है, 0 है। और इसके पास +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन s में है, अंतर 0 है, जिंक के अंदर भी 0 होगा। और +2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला तत्व है जिंक। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।